यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस जैसे कि आपको मालूम है कि अपना एग्जाम जो है वो एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का तो बहुत जल्दी जो है वो एग्जाम होने वाले हैं। अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया तो भाई एचपीएससी की साइट पे जाओ जल्दी से और वहां पे जाके एप्लीकेशन जो आपको फिल करना है उसको भर दो। ठीक है ना, लेट मत करो, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। ठीक है ना, वो आप जल्दी से जल्दी जो है उसको फिलअप कीजिए। ओके, अब बात करते हैं हमारे एग्जाम का। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अपने दो एग्जाम जो है वो होंगे। पहले होगा स्क्रीनिंग का पेपर, ओके, जो होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और फिर होगा अपना सब्जेक्टिव पेपर। ओके, सिलेबस दोनों का सेम ही रहने वाला है। और फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका इंटरव्यू सेक्शन होगा। ओके, तो अब हम लोग जो बात करते हैं पहले अपने करंट पेपर का। जो सबसे पहला जो अपना स्टेज है, तो स्टेज 1 के ऊपर जो आपका पेपर होने वाला है वो कौन सा है, वो है जी आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम। जो स्क्रीनिंग के पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो स्क्रीनिंग के अंदर बेसिकली 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका सिलेबस है बोले तो जो पीजीटी का जो सिलेबस है कॉमर्स का, तो वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया। एक सेक्शन है आपका बिजनेस का और एक सेक्शन है आपका अकाउंटिंग का। ओके, हम दोनों सेक्शन को एक साथ लेके चलेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने जो है वो इसके लिए बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आप लोग भी सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा बैच जो है वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर हम तीनों स्टेज की तैयारी करवाएंगे, तीनों स्टेजेस जो है वो कवर होंगे। दैट इज स्क्रीनिंग, वो भी हम करवाएंगे, प्लस में जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो भी, और प्लस में आपका इंटरव्यू सेक्शन भी। ओके, तीनों चीज हम लोग जो इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब बात जो है वो ये आती है कि सर हम सिलेबस तो साथ साथ में निपटाएंगे सर, क्योंकि टाइमिंग कम है, टाइम बहुत कम है, तो हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो प्रैक्टिस भी साथ के साथ में करें। एग्जैक्टली, तो हम लोग जो है वो अब क्या करने वाले हैं, सिलेबस के साथ में प्रैक्टिस भी साथ के साथ में निपटाने वाले हैं और साथ में रिविजन भी हाथों हाथ करेंगे, ताकि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो तब तक अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो, प्लस में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए और प्लस में अपनी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाए। प्रैक्टिस के लिए अभी बीच में इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला, आपके लिए मैं कुछ काम कर रहा था। एक तो बुक्स जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है, प्रिंटिंग में चली गई है। कल शाम को, कल बोले तो सैटरडे है, कल शाम को हमारे पास में सारी की सारी किताबें जो है वो आ जाएंगी। ओके, और मंडे को मॉर्निंग में हम लोग जो डिस्पैच करवा देंगे आपके होम एड्रेस पे। ओके, तो जिन बच्चों ने हमसे कोर्स बाय किया हुआ है तो आप लोगों को मंडे को मॉर्निंग के अंदर हम लोग जो है बुक्स डिस्पैच करवाएंगे और लगभग 3-4 दिन के अंदर आपके होम एड्रेस के ऊपर वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रैक्टिस का। रिवीजन वीडियो तो आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगी। ओके, अब बात आती है किसका, प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस के लिए अब की बार बहुत जबरदस्त चीज जो है वो हम लेके आए हैं आपके लिए, और वो है अपने जो एमसीक्यूज, लगभग 6000 क्वेश्चन, 6000 एमसीक्यूज हम आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है ना, तो 6000 क्वेश्चन हम लोग जो इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और वो जो 6000 क्वेश्चन है, अगर ये आप करके जाते हैं, देखो पिछली बार मैंने आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे लगभग वो 3-1000 क्वेश्चन थे, उनमें से लगभग 90+ जो है वो क्वेश्चन अपने जो है वो आ गए थे। ओके, अब की बार मैं आपको एक चीज का श्योरिटी देता हूं, वारंटी के टाइम में गारंटी वाली बात कर रहा हूं मैं, कि अगर जो एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं प्लस में जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर आप ये सारा का सारा करके जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं मिलेगा। हर एक चीज एग्जाम में जो पूछी जाएगी वो सब आपने पढ़ी हुई होगी, बशर्ते ये कि आपने अटेंटिव होकर आपने जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और अटेंटिव होकर जो हमारी क्लासेस है वो आपने लगाई हो। अगर आप करके जा रहे हैं तो फिर कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। हर तरह के क्वेश्चन हम लोग जो वो कवर करेंगे। दैट मींस कि जो अलग अलग स्टेट्स में जो पेपर हुए थे पीजीटी के, ओके, उनको भी हम कवर करेंगे। केवीएस के क्वेश्चंस हो गए हैं, एसटीटी के क्वेश्चंस हो गए हैं, एनवीएस के क्वेश्चन हो गए हैं, DSSB के क्वेश्चंस हो गए हैं। ये सारे के सारे इन एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम लोग जो है वो कवर करके जाएंगे इसमें अपने एग्जाम के लिए। क्योंकि पेपर में जो एग्जामिनर है ना वो क्या करेगा, आपको लग रहा है खुद का दिमाग लगाने वाले हैं, वो जनरली यही करने वाले हैं, इधर उधर से क्वेश्चन जो है वो उसको अरेंज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चन करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हमने बनाए वो भी हम जो है वो साथ के साथ में करके जाएंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के लगभग 6000+ क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे, जो हम एग्जाम से पहले जो है वो निपटा के जाने वाले हैं। इन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अगर कर लिया तो फिर अपना बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है ना, और जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें हर तरह के क्वेश्चन है, इसमें इजी से लेके इजी भी है, मॉडरेट भी है, और फिर बढ़िया वाले क्वेश्चन भी, एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी। ठीक है ना, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी जो है मैंने डाले हैं, प्लस असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन वो भी मैंने डाले हैं। और अब की बार सबसे स्पेशल बात वो क्या मालूम, क्या है सर स्पेशल बात? स्पेशल बात ये है अपना जो सिलेबस है, अब की बार मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं वो चैप्टर वाइज नहीं बल्कि वो कॉन्सेप्ट वाइज डाले हैं। जैसे आज हम लोग जो है वो अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग का जो बेसिक है ना, उसके पहले आज की क्लास में हम लोग जो 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो आगे एक एक करके, ठीक है ना, जैसे पार्टनरशिप में एडमिशन के क्वेश्चन अलग हैं, रिटायरमेंट के क्वेश्चन अलग हैं, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन जो है वो अलग हैं। ठीक है ना,
फंडामेंटल के क्वेश्चन जो है वो अलग हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। हर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हर चीज हम लोग जो है वो कवर करके जाने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग जो तैयारी करेंगे। ओके, तो आप मेरे साथ साथ यार एमसीक्यू से मैं आपको करवाऊंगा वो मेरे साथ साथ कर लेना, प्लस सिलेबस वो तो करना ही है, और रिवीजन अब मैं साथ के साथ में शुरू कर दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि मंडे से हम हर चैप्टर की रिवीजन, हर कॉन्सेप्ट की रिवीजन साथ के साथ में निपटाते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपको ये ना हो कि यार मेरा ये बचा हुआ है, मेरा वो बचा हुआ है, ठीक है ना भाई, मेरा सिलेबस में अभी सिलेबस को कवर करूं या मैं रिवीजन को करूं या मैं प्रैक्टिस को करूं। ओके, तो तीनों चीजें हम साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, ताकि क्योंकि पेपर के लिए टाइम बहुत कम है अपने पास। आज जो वो 2 तारीख हो गई है, अगस्त है। ओके, लगभग ये बोल रहे हैं कि सितंबर के लास्ट में पेपर होने वाला है। ओके, तो टाइम जो है वो बहुत ही कम है, और इस कम टाइम में अपने को हर चीज अगर कवर करनी है तो अपने को तीनों एस्पेक्ट एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग जो है, जो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो बढ़िया तरीके से करके जाना। ये क्वेश्चन जो आपको मैं कराऊंगा इनका पीडीएफ वो भी मैं आपके साथ में जो शेयर कर दूंगा, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है ना जी सर। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 51 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा, और आखिरी का एक क्वेश्चन आपके लिए जो है वो होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों तरह के, कुछ मुश्किल भी हैं, कुछ इजी भी हैं और मॉडरेट भी हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, और यहां से काफी बार क्वेश्चन जो है वो अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को हर क्वेश्चन को कवर करके जाना है, एक भी क्वेश्चन अपने को जो स्किप नहीं करना है, ठीक है ना जी सर। चलो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलते हैं जब मेन ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो क्या है। तो बोलते हैं मेन ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो है टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट विच इज इजिली अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। ये है क्या हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव? नहीं। टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटी, जो लीगल फॉर्मेलिटी इनको पूरा करना। हाँ, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो है ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? टू हार्मोनाइज करना। क्या करना? हार्मोनाइज करना डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? एक रूपता लाने के लिए, बेसिकली जो है एक मतलब हर हार्मोनाइजेशन लाने के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड को इशू करते हैं, ठीक है ना। तो अपना जो आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक बोर्ड बना हुआ है जिसका नाम है एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो क्या करता है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है, नोटिफाई करता है। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लेके आए? क्योंकि देखो अलग अलग बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग, ध्यान देना, डिफरेंट जो बिजनेसमैन है वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो है वो क्या करते हैं? ऑप्ट करते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या, अगर सभी लोग अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को ऑप्ट करेंगे तो फिर अलग अलग बिजनेस का अगर आपको आपस में कंपैरिजन करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबकी अकाउंटिंग में हार्मोनाइजेशन लाने के लिए या एक रूपता लाने के लिए स्टैंडर्ड जो है वो इशू किए जाते हैं। तो यहां पे क्या बोलता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो क्या? हार्मोनाइज करना डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को। नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो क्या है? टू पुट एन एंड टू द नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो ये हम क्या करना चाहते हैं, जो नॉन कंपैरेबिलिटी है, मतलब ये है दो अलग अलग बिजनेसमैन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको आपस में कंपेयर करना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड लेके आए। दूसरा, टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड विच इज ट्रांसपेरेंट। स्टैंडर्ड इस तरीके से लेके आए जो यूजर्स के लिए क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो, उनके साथ कोई भी चीज जो है वो आपने कंसील ना की हो। एंड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल, एंड टू प्रोवाइड ए सुटेबल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो वो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि अलग अलग जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उनमें क्या लाना? एक रूपता लेके आना, बेसिकली हार्मोनाइजेशन लेके आना। फर्स्ट का आंसर जो है वो सी। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करता है ओनर को एंड मैनेजमेंट को। इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि ओनर और बिजनेस दोनों के दोनों जो है वो क्या अलग है? तो वो है आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो पहली बात तो उसका नाम जो है वो है बिजनेस एंटिटी। क्या नाम है इसका? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये जो है वो क्या बोलता है? ये बोलता है बिजनेस हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस। ये बोलता है कि बिजनेस का जो है वो अपने ओनर से क्या है? सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। पर्सनल एक्सपेंस जो है ना ओनर के, उनको बिजनेस की बुक से बाहर रखा जाता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या अलग अलग है। तो बिजनेस के अंदर आप ओनली बिजनेस के खर्चे को रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस के अंदर आप जो है वो बिजनेसमैन की खर्चे उसको हम कंसीडर नहीं करते। और अगर कभी ऐसा हुआ भी, बोले तो बिजनेस से बिजनेसमैन के पर्सनल खर्चों का पेमेंट अगर किया गया तो उसको ड्रॉइंग जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है?
बिजनेस हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर अपार्ट, पर्सनल एक्सपेंस जो है ओनर के आर केप्ट डिस्टिंक्ट, बोलता है जो पर्सनल एक्सपेंस है ना ओनर के, उनको अलग रखा जाता है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, एंड इफ प्रोप्राइटर विड्रू समथिंग, और अगर प्रोप्राइटर जो है वो कुछ पैसा क्या करता है, निकालता है बिजनेस से, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, देन इट विल बी रिड्यूस बाय ड्रॉइंग, तो उसको कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा, किस नाम से, ड्रॉइंग के नाम से। तो पहला जो आपका सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है बिजनेस एंटिटी। तो कौन सा ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि ओनर और मैनेजमेंट अलग है, तो वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडिया के अंदर वो कौन इश्यू करता है, तो इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इश्यू किया जाता है बाय द आईसीएआई, और उसके अंदर एक बोर्ड है एएसपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो इश्यू करता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने यहां पे लिखा है एएसबी, एएसबी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसको बनाया था 1977 में, ये काम करता है अंडर द आईसीएआई। आईसीएआई को बनाया गया था 1949 में। इंडिया के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो सीए है, उनके लिए जो प्रोफेशनल बॉडी है वो है आईसीआई, और आईसीआई को जिम्मा सौंपा गया था क्या करने का, देश के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू करवाने का, उनको इशू करने का, और आईसीआई के अंडर एक बोर्ड काम करता है और उस बोर्ड का नाम है एएसबी, जो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का काम करता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन इशू करता है, तो आप बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूड बाय द एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो वर्क करता है अंडर आईसीएआई। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें एएसबी का तो जिक्र था नहीं, तो कौन करता है, आईसीएआई करता है। आगे फोर्थ, अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है ओड वन आउट विद रिगार्ड टू द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के रिस्पेक्ट में यहां पे 5 बातें जो है बोली गई है, ध्यान देना। बुक कीपिंग के रिस्पेक्ट में 5 बातें यहां पे जो है वो बोली गई है। इन 5 बातों में से एक बात ऐसी है जो बुक कीपिंग के लिए ठीक नहीं है। ओड बोल रहा है, ओड इसका मतलब जो 5 बातें हैं यहां पे, उनमें से एक बात ऐसी है जो कि अलग है, जो क्या है, अलग है। 5 में एक बात ऐसी है जो 4 से क्या है, डिफरेंट है, और वो कौन सी बात है वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, आओ सबसे पहला बोलते हैं बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है, बिल्कुल सही बात है। कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, हाँ जी ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। तो ये ओड नहीं है, अलग नहीं है, ये सही है। दूसरा, बुक कीपिंग एसेंशियली क्लरिकल वर्क है, बिल्कुल सही बात है। बुक कीपिंग तो क्या क्लरिकल है, जबकि अकाउंटिंग आपका एनालिटिकल काम होता है, ये बात भी सही है। बोलते हैं बुक कीपिंग डिपेंड करता है अकाउंटिंग पे फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मोर यूजफुल, ये बात एकदम क्या है, सही है, क्योंकि बुक कीपिंग से आप जो है वो कोई भी इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते, बट अकाउंटिंग के अंदर जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को प्रिपेयर करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो वहां से आप लोग जो है वो रिजल्ट निकाल सकते हो, तो ये बात भी सही है। बोलते हैं बुक कीपिंग ओनली कंसीडर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ये बात भी एकदम जो है वो क्या सही है। बोलते हैं बुक कीपिंग होती है आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस, ऐसा होता है क्या सर, बुक कीपिंग अकाउंटिंग से पहले होती है, तो बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है और उसके बाद में होती है क्या, अकाउंटिंग। तो ये आपका जो है वो क्या ओड है, ये क्या है, ओड है, इन बाकियों से अलग है। तो यहां पे मैंने लिखा भी है बुक कीपिंग इज ए फाउंडेशन और बेस है फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए, एंड इट इज डन बिफोर अकाउंटिंग। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 टोटल मिला के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 32 उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है। ओके, तो एएस जो 19 है वो रिलेटेड है किससे, लीज से। कौन सा, लीज। ठीक है जी, आगे विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि ट्रू नहीं है। पहला बोलता है जो बुक कीपिंग का जो जॉब है वो एनालिटिकल नेचर है, जो बुक कीपिंग का जो जॉब है वो एनालिटिकल है। सर बुक कीपिंग का जो जॉब है वो एनालिटिकल नहीं होता है, वो आपका क्लरिकल होता है। तो पहली की पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या आपका ट्रू नहीं है, बोले तो रॉन्ग है। बाकी एक बार देख लो, बोलता है बुक कीपिंग आर्ट और साइंस है किसका, जिसके बुक कीपिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, हाँ जी करते हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, हाँ जी। बुक कीपिंग एक मेथड है रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट बुक, बिल्कुल ये बात एकदम क्या सही है। तो नीचे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, बुक कीपिंग एक प्रोसेस है क्या करने का, रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइज करना ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इंक्लूड रिकॉर्डिंग, एंट्री इन जर्नल, पोस्टिंग देम इनटू लेजर एंड फाइंड आउट देयर बैलेंस। चलो जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंस विद AS 3। अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है वो डील करता है किसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ओके, और बोलता है इनमें से कौन सी आइटम जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन सी आइटम आती है, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। अगर डेट को कन्वर्ट करता है इक्विटी में, तो क्या ये आइटम जो है वो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कैश का कोई फ्लो तो हुआ ही नहीं। आगे एक्वायर एन एसेट थ्रू लीज, अगर आपने लीज पे कोई एसेट को जो क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो क्या ये आइटम आएगी, नहीं आएगी, ये कवर नहीं है। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, क्या ये इंक्लूड आएगी, ये बात एकदम क्या है करेक्ट है। जो ऑपरेटिंग आइटम्स है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और जो नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं वो आपके इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का पार्ट माने जाते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी।
आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल। एक प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का जिसको कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। और ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोलता है कि जितने भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं, जो भी एंटिसिपेटेड, जिनका आप अनुमान लगा सकते हो, मतलब फ्यूचर में होने वाले जो एंटिसिपेटेड लॉसेस है उनका रिकॉर्डिंग आज ही कर लेना, और जो फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेटेड गेन है उनकी रिकॉर्डिंग तब तक मत करना जब तक वो एक्चुअल के अंदर रियलाइज ना हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसको कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन सी बात इसके लिए ट्रू है? तो बोलता है टेक केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस। करेक्ट है। यहां पे मैंने लिखा भी है ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, जितने भी फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस है शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, जबकि ऑल एंटिसिपेटेड गेन शुड बी इग्नोर्ड। आगे बढ़ो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB की बात हो रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब एस्टेब्लिश किया था? तो 1977 में। ठीक है जी, आगे बढ़ो। डबल एंट्री सिस्टम जो है, यहां पे एक बात बोली गई है क्या? डबल एंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जिसमें अकाउंटिंग इज डन थ्रू पर्सनल एंड द इम्पर्सनल अकाउंट। ये डेफिनेशन जो किसने दिया था? याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन दिया था आपके RN कार्टर ने। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वेयर बुक कीपिंग एंड। जब बुक कीपिंग एंड होगी तो बुक कीपिंग के बाद में क्या होगी? अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। एंड दैट बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड। और जब अकाउंटिंग एंड होगी तो फिर क्या स्टार्ट होगी? देखो, बुक कीपिंग पहले होगी, बुक कीपिंग होने के बाद फिर होगी क्या? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब होगी तो आपके यहां पे जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड से मेंटेन हो जाएंगे। बोले तो जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है ये बन जाएगा, और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगी? बैलेंस शीट। ठीक है, जब ये बन जाएगी तो उसके बाद इसको करना होता है ऑडिट। क्या करना होता है? ऑडिट। क्या करने के लिए? चेक करने के लिए, सत्यापन करने के लिए कि ये जो भी रिकॉर्ड हमने मेंटेन किए हैं ये ट्रू एंड फेयर, ध्यान देना, ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑडिटिंग। तो बोलते हैं अकाउंटिंग स्टार्ट होगी जहां पे बुक कीपिंग क्या होती है? एंड होती है। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है, एंड ऑडिट वहां स्टार्ट होती है जब अकाउंटिंग क्या होती है? बंद। तब तक आप ऑडिट नहीं कर सकते जब तक खाते। देखो, ऑडिट किसकी होती है? अकाउंट्स की। ऑडिट किसकी होती है? अकाउंट्स की। ओके, जब तक अकाउंट ही नहीं बनेंगे क्या आप ऑडिट कर सकते हो? नहीं। और अकाउंट्स कब प्रिपेयर होते हैं? जब अकाउंटिंग एंड होती है। और अकाउंटिंग कब एंड होगी? जब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे? प्रिपेयर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है कि अकाउंटिंग स्टार्ट जहां पे बुक कीपिंग एंड होगी, एंड ऑडिटिंग बिगिन, और ऑडिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जहां पे अकाउंटिंग क्या होगी? एंड होगी। तो 11th का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए। आगे बढ़े। बोलते थे आइटम विच इंक्रीज दी ओनर कैपिटल, वो आइटम जो ओनर की कैपिटल को क्या कर देगी? बढ़ा देगी एज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से अगर कौन सी ऐसी आइटम है जो ओनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, वो क्या होती है? तो बिजनेस आइटम, बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से अगर आपने बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन किया और उस ट्रांजेक्शन से अगर कोई इनकम आ गई, तो इनकम जब आएगी तो उससे ओनर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आंसर जो है वो क्या बनेगा आपका? इनकम। 12th का जो आंसर है वो क्या? इनकम। मैंने यहां पे लिखा इनकम इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल किस वजह से होता है? इनकम की वजह से। और डिक्रीज इन कैपिटल किस वजह से होता है? आपके लॉस की वजह से। अब जो कैपिटल अकाउंट है वो इस तरीके से बनता है। कैपिटल अकाउंट जब भी कोई भी बिजनेस अगर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेगा ओनर का, प्रोप्राइटर का, तो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस BD, यहां पे आ गया। उसके बाद में जब जब कैपिटल बढ़ेगी, ध्यान देना, जब जब ओनर की कैपिटल बढ़ेगी तो वो आएगी कहां पे? वो क्रेडिट होगी। और जब जब ओनर की कैपिटल कम होती है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो कैपिटल कब बढ़ेगी? अगर प्रॉफिट होगा तो ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट या इनकम से कैपिटल बढ़ेगी। दूसरा, अगर ओनर जो है वो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा तो भी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। तो लिख दिया बाय कैश और बैंक और एसेट बोल दो कैपिटल इंट्रोडक्शन। या अगर ओनर बिजनेस की कोई लायबिलिटी ले रहा है तो भी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। और कैपिटल कम जो है वो कब होगी? अगर ओनर जो है वो कैपिटल को क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा, कोई भी पर्सनल खर्चा कर देगा, या फिर अगर जो है वो क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस की वजह से जो है ओनर की कैपिटल क्या होती है? कम होती है। और इसमें से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो है बाय बैलेंस टू बैलेंस CD, बोले तो क्लोजिंग कैपिटल। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? क्लोजिंग कैपिटल। ओके जी सर, चलो आगे। विच द फॉलोइंग इज अ फाइनल स्टेज, इनमें से कौन सी फाइनल स्टेज है अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ
इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की फाइनल स्टेज कौन सी है? तो देखो हम लोग जो इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, फिर इसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल एंट्री करेंगे हम इसका, फिर इसको पोस्ट किया जाएगा कहां पे? लेजर में, फिर इनका लेजर की बैलेंसिंग होगी, वो जो बैलेंस है वो जाएगा कहां? ट्रायल बैलेंस में, फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को, फिर यहां से जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको लेके जाते हैं कहां पे? बैलेंस शीट में, फिर बैलेंस शीट को जो वो क्या किया जाएगा? एनालाइज किया जाएगा और उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और लास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसमिट किया जाता है किसको? यूजर को, और उसके बेस पर यूजर जो है वो क्या करता है? डिसाइड करता है। तो यहां पे जो है वो क्या बोलता है, इनमें से कौन सी फाइनल स्टेज है अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की? तो वो है रिजल्ट को क्या करना? कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो आपकी फाइनल स्टेज है। वो क्या है? फाइनल स्टेज। आ गई है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी बात जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला, अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई भी सामान को बेचते हो तो बेचने पर जो पैसा मिलेगा, 100 रुपए की कोई आइटम बेची तो उस 100 रुपए को, जो आपको 100 रुपए रिसीव हुआ, जो आपके सेल प्रोसीड होती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ये बात एकदम क्या सही है। फिर बोलते हैं मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, उसको कैपिटल बोलते हैं। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जो भी पैसा बिजनेसमैन लगाएगा बिजनेस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। यस। फिर ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर एट वन प्लेस, उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग बोलते हैं क्या? मतलब एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे क्या करना? रिकॉर्ड करना। उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग बोलते हैं या पोस्टिंग बोलते हैं? सर वो पोस्टिंग बोलते हैं, वो कहां पे होती है? लेजर में। तो ये बात आपकी क्या है? रॉन्ग है। तो करेक्ट कौन सी बात करेक्ट नहीं है? वो है आपका थर्ड, द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर एट वन प्लेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग नहीं होता है, वो क्या होता है? पोस्टिंग होता है। तो लिखा हुआ है द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस इज नोन एज पोस्टिंग। आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का जो मतलब है वो क्या होता है? बुक कीपिंग के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं किसमें? प्रिलिमिनरी बुक्स के अंदर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आगे आइएगा, विच द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है? देखो जो अपना मॉडर्न अकाउंटिंग है ना, मॉडर्न अकाउंटिंग बेस है किस पे? ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे। ड्यूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ये बोलता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो है वो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर दो इफेक्ट, टू फोल्ड इफेक्ट होंगे। एक अगर वो डेबिट होगा तो दूसरी जगह पे वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, और उसी के बेस पर, ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है, जो ये बोलते हैं कि एसेट जो है वो इक्वल होगा किसके? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? तो इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है? तो वो है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी। नहीं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये मैंने नीचे कुछ लिखा है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के जो है दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट एंड दस, और इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि एसेट जो है वो किसके बराबर है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बेस पर अगर लायबिलिटी निकालनी है तो क्या करोगे? एसेट में से माइनस कर दो कैपिटल को, और अगर कैपिटल निकालनी है तो क्या करेंगे? एसेट में से माइनस कर दो लायबिलिटी को। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये अपने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है अपना, उसके ऊपर क्या है? बेस्ड है। आ जाइएगा, कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसा अकाउंट होता है? तो कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका एक पर्सनल अकाउंट है जो बेसिकली प्रोप्राइटर को इंडिकेट करता है। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या? पर्सनल अकाउंट है, एज इट डिनोट मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ऐसा ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग जो है वो भी क्या? एक पर्सनल अकाउंट है। ये शो करता है जो मनी विड्रॉ की है प्रोप्राइटर ने फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम? वो है आपका लुकस पेसियोली। लुकस पेसियोली जो है वो इनको फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है। सबसे स्पेशल बात इनके लिए वो क्या है? लुकस पेसियोली जो है, लुका पेसियोली इसको जनरली बोलते हैं, इन्होंने एक बुक छापी थी इटली के अंदर। ठीक है ना, ये वेनिस के अंदर थे तो इन्होंने वहां पे एक किताब छापी। उस बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज। डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज ये बुक है, ये आपको याद करके जानी है। ठीक है ना, लुकास पेसियोली ने एक किताब छापी, किताब का ये नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज। ये पब्लिश हुई थी कहां? इटली के अंदर, वेनिस में 1494 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम को पहली बार एक्सप्लेन किया गया। तो ये वो बुक थी, इस बुक में पहली बार डबल एंट्री सिस्टम को जो वो क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया। तब से इनको फादर ऑफ डबल एंट्री एंड मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जो है बोला
जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, तो हम बोलेंगे वो है आपके लूका पेसियोली। और इनको क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि इन्होंने सन 1494 के अंदर वेनिस इटली के अंदर एक किताब जो है वो छापी थी। किताब का नाम था डी कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चराइज, और इस बुक के अंदर इन्होंने पहली बार जो है वो जिक्र किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो किसका, डबल एंट्री सिस्टम का। इसीलिए इनको जो है वो फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्या ये अकाउंटिंग का फंक्शन है? नहीं, ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, बिजनेस का, ये क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना अकाउंटिंग का फंक्शन है। एसेट को प्रोटेक्ट करना अकाउंटिंग का फंक्शन है। और ऑर्गेनाइज करना बिजनेस रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलना, ये अकाउंटिंग का फंक्शन है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, ये बात ध्यान रखना। और ना बहुत बच्चों के माइंड में ये आएगा, सर एसेट को प्रोटेक्ट करना क्या ये अकाउंटिंग का फंक्शन है? यस, ये अकाउंटिंग का फंक्शन है। एसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम प्रॉपर डेप्रिसिएशन जो वो क्या करते हैं, लगाने का काम करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ द बिजनेस, ये आपके जो है वो फंक्शन है किसका, अकाउंटिंग का। आगे बढ़िएगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करो, इन स्टेटमेंट को इसके बेस पर कुछ आंसर करना है। सबसे पहला बोलता है अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है बिजनेस का, अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है बिजनेस का, बिल्कुल ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है, अकाउंटिंग जो बिजनेस की लैंग्वेज है। फिर बोलता है अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द बिजनेसमैन, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। अकाउंटिंग जो है वो क्या बिजनेस की लैंग्वेज है, और ये क्या करती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है नीडेड बाय द बिजनेसमैन। दोनों की दोनों बातें सही है, और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि रीजन ही बता रहे हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज क्यों है बिजनेस की, क्योंकि अकाउंटिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, बिजनेस को। तो दोनों की दोनों बातें सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड है किसके ऊपर, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो बेस्ड है प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिकेबिलिटी पे, ये बात ध्यान रखना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन, ये प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, ये सब्जेक्टिविटी बेस्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये कन्वीनियंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो अकाउंटिंग में जितने भी अपने प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो सब प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। बोले तो ये स्टैटिक नहीं होते, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होंगे। अब यहां पे मैंने कुछ लिखा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी बिकॉज सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट आर फॉर्मुलेटेड व्हिच आर नॉट स्टैटिक एंड आर अडेप्टेबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ द बिजनेस। दैट इज प्रैक्टिकेबिलिटी कंसीडर करती है वेदर ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई इन ए रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल वे और नॉट। तो ये बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, प्रैक्टिकेबिलिटी पे। आगे बढ़ेंगे। एक बिजनेस के अंदर नेट एसेट जो थी, ध्यान देना, एक बिजनेस है उसके अंदर 1 जनवरी को नेट एसेट थी कितनी, 6000, और 31 जनवरी को जो नेट एसेट थी वो थी 7500। 1 जनवरी को जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया मान लो, ठीक है, तो उस टाइम पे नेट एसेट थी 6000 की, ठीक है, हमारी मतलब कैपिटल 6000 थी, और आज हमारी कैपिटल जो है ये महीना एंड होने पर हमारी कैपिटल कितने 7500 हो गए। और इस दौरान हमने जो है वो 1000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए। हमने क्या कर लिया, 1000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए। आपको बताना है इस पीरियड में हमने कितनी इनकम कमाई है। एक बात देखो, आपने जब बिजनेस को शुरू किया आपके पास से 6000 रुपए, और आज जो है वो आपके पास में कितने पैसे, 7500 रुपए। जब आपने बिजनेस शुरू किया आपके पास 6000 थे, और 6000 में से 1000 रुपए आपने निकाल भी लिए। तो इसका मतलब आपकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है एक तरीके से वो कितनी है, 5000। वो कितनी है, 5000, कितनी, 5। और जबकि आज पड़ी कितनी है, 1000 रुपए निकालने के बाद भी मेरी जो कैपिटल पड़ी है वो कितनी पड़ी है, 7500। तो इसका मतलब मैंने 2500 रुपए जो है वो क्या कर लिए, कमा लिए हैं। तो हमारी यहां पे जो है वो आंसर जो बनेगा वो क्या, 2500। हालांकि इसको इस तरीके से करते हैं, अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करता हूं तो स्टार्टिंग में नेट एसेट कितनी थी, 6000, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल, और आज कैपिटल कितनी है, 7500। तो ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ओके, कितने, 7500। हमने जो है वो क्या कर लिया, 1000 रुपए निकाल लिए। अगर आप पैसे विड्रॉ करोगे तो उससे कैपिटल कम होते हैं, कैपिटल कम होती है तो कहां पे आएगी, डेबिट साइड पे। तो ड्रॉइंग आगे कितने, 1000 रुपए। तो अब यहां पे अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये कितना गया, 8500। 8500 में से 6000 घटेगा तो बाकी जो बैलेंस फिगर बचेगा वो कितना, 2500। तो इसका मतलब नेट इनकम जो कमाई है वो कितने, 2500। ये तो आपको अकाउंट बना के दिखा दिया। वैसे इसको जनरली आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या, स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस शुरू किया हमारे पास कैपिटल नेट एसेट कितनी थी, 6000 की। आज हमारे पास नेट एसेट कितनी है, 7500 की। और जब हमने बिजनेस शुरू किया हमारे पास 6000 की कैपिटल थी, और इस पीरियड के दौरान हमने 1000 रुपए निकाल भी लिए।
तो 6000 में से 1000 तो वैसे भी निकाल लिए, तो कैपिटल एक्चुअल में कितनी थी 5000, और आज कितनी है 7500। तो कहीं ना कहीं हमने 2500 रुपए कमाए नहीं कमाए, कमाए हैं। तो ये 2500 इसका आंसर आएगा। आगे आएगा, बोलते प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो क्या है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट की अगर बात करें तो ये बिजनेस के लिए क्या है एसेट है। इंश्योरेंस का खर्चा जो बिजनेस है एडवांस के अंदर क्या करती है पे करती है, तो ये हमारे लिए अभी क्या है एसेट है। तो इट शोज इंश्योरेंस पेड इन एडवांस फॉर बिजनेस, इट इज करंट एसेट फॉर बिजनेस एंड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इन नेचर। आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट हो गया, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। ड्रॉइंग अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो शो करता है कितना रेंट बकाया है, ठीक है, ये उस पर्सन को शो करता है जिसको अपने को रेंट पे करना है, तो ये भी क्या पर्सनल। तो सारे के सारे अपने क्या पर्सनल अकाउंट है। आगे बढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा जो है वो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। पहला, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना अकाउंटिंग का फंक्शन है, हाँ जी फंक्शन है। प्रॉपर्टी होता है बिजनेस को, मतलब बिजनेस के एसेट को क्या प्रोटेक्ट करना, क्या अकाउंटिंग का फंक्शन है, यस फंक्शन है। मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, बोले तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्या ये फंक्शन है, नहीं ये फंक्शन नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। पहला, एसेट होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ये बात आपकी जो है वो क्या करेक्ट है। कैपिटल होती है एसेट माइनस लायबिलिटी, करेक्ट है। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, करेक्ट है। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल, नहीं ये आपकी इनकरेक्ट है। गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू, अगर बिजनेसमैन ने जो है वो बिजनेस से कुछ गुड्स जो है वो क्या कर लिए विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फिर किस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो। तो जब भी कोई भी बिजनेस ओनर जो है वो क्या करता है अपने बिजनेस से जो है कुछ गुड्स को क्या करते हैं विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो एंट्री जो होती है वो होती है परचेज एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वो है आपका परचेज अकाउंट। तो एंट्री जो बनेगी वो क्या ये बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आ गई ये फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किया था एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया ने, वो कौन सा था, वो था आपका AS1 दैट इज अ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये AS1 डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। तो डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी इट स्टेट्स दैट एन एंटरप्राइज, ये बोलता है कि जो एंटरप्राइज है बोलते जो बिजनेस है इट नीड टू डिस्क्लोज, उसके लिए जरूरी है कि वो डिस्क्लोज करेगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो बाय इट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बढ़िएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है इंडिया के अंदर जो भी सीए हैं उनके लिए प्रोफेशनल जो बॉडी बनी हुआ है ICAI, और बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो CA एक्ट है, ठीक है, वो एनेक्ट हुआ किस साल में 1949 के अंदर। तो CA एक्ट है ICAI एक्ट 1949। आगे बढ़े, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो AS2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वो बात करते हैं किसके बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है जो आपका इशू किया गया था वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग का। कौन सा है, वैल्यूएशन प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। 30 का आंसर जो बनेगा वो क्या है ए। AS2 डील करता है विद द कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट आइडेंटिफिकेशन इंक्लूडिंग एनी राइट डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। AS2 के अंदर बात की जाती है अकाउंटिंग के वैल्यूएशन की, कि हम जो स्टॉक है उसको कैसे वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। यहां पे बात की जाएगी अकाउंटिंग या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, ठीक है ना। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो इन्वेंट्री को क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा किस वैल्यू पे, एक्चुअल वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। तो यहां पे AS2 डील करता है विद कॉस्ट डिटर्मिनेशन, बोले तो कैसे रिकॉर्ड करना है, तो कैसे करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड इट सब्सिक्वेंट आइडेंटिफिकेशन, और इन्वेंटरी को हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, इंक्लूडिंग एनी रिटर्न डाउन टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और इन्वेंटरी को हम लोग जो है अगर कोई इन्वेंटरी हमारी जो है वो क्या हो रही है खराब हो रही है, तो उसको उसके मार्केट प्राइस के ऊपर जो लिखा जाता है एज एन एक्सपेंस। इट ऑल्सो ऑफर इंस्ट्रक्शन ऑन द कॉस्ट फॉर्मूला यूज फॉर इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली इसका जो AS नंबर 2 है वो किसकी बात करता है, आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया इसमें ये सब चीजें जो है वो कवर होती हैं। आगे आइएगा, अकाउंटिंग इन द मॉडर्न एज इज रिगार्ड एज, बोलता अकाउंटिंग मॉडर्न एज के अंदर अकाउंटिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं। तो मॉडर्न एज में अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को। दूसरा अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस का, एंड अकाउंटिंग जो है वो क्या सोर्स है बिजनेस इंफॉर्मेशन का। दोनों की दोनों बातें क्या करेक्ट है। तो मॉडर्न एज में अकाउंटिंग में ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं। आगे बोलते हैं यूजर ग्रुप कौन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ओनर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैनेजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पर वो डिसीजन मेकिंग करता है, और वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव।
आगे बोलता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो AS2 है, इट लेस डाउन गाइडलाइन, तो उसमें जो है इन्वेंट्री को कैसे आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसका वैल्यूएशन करना है, उसकी गाइडलाइंस जो वो दी गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात जो है ट्रू नहीं है एज पर दिस स्टैंडर्ड। सबसे पहला बोलता है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू व्हिच इज लोअर, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। इन्वेंट्री को ऐसे तो वैल्यू करते हैं कि जो एक्चुअल उसका रिलायबल वैल्यू है या जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इन दोनों में जो क्या है कम है। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ डैमेज रॉ मटेरियल शुड बी एडेड इन अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये बात भी एकदम क्या सही है। दूसरा, यूजुअली इधर द फीफो जो फर्स्ट एंड फर्स्ट मेथड है या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड जो है उसको हम यूज करते हैं इन्वेंट्री का वैल्यू करने के लिए, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। द बेसिस एंड पॉलिसी ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड नॉट क्लियरली बी स्टेटेड, बोलता है आप इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे कर रहे हो ये बताना जरूरी नहीं है। सर ये बताना क्या जरूरी है, तो ये आपका गलत हो गया। या क्या शुड नॉट क्लियरली बी स्टेटेड, उसको क्लियरली लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है, तो ये बात आपकी क्या गलत है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या ट्रू है। पहला, बिल्डिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नहीं सर बिल्डिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अकाउंट नॉन पर्सनल है, सर ये पर्सनल होता है, ये भी गलत है। एवरी डेबिट हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हर डेबिट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, यस ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर इसमें लास्ट में क्या था, इनकम और डेबिट, सर इनकम क्रेडिट होती है, क्या होती है क्रेडिट। आगे बढ़ो, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये आपको कुछ एक्टिविटी दे रखी है, इनको कंसीडर करो और आपको करेक्ट सीक्वेंस जो बतानी है। सबसे पहले जो क्या होता है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन का, ठीक है ये पहले नंबर पे। उसके बाद में हम लोग जो है क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको हम लोग जो क्या करेंगे एनालाइज, उसके बाद में हम लोग जो है फिर वो क्या करेंगे उनकी समरी बनाएंगे और लास्ट में हम चौथे नंबर पे जो है वो क्या करेंगे इंटरप्रेट करेंगे किसको, रिजल्ट को। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा 4213, 35 का बी। अगला, इन दी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एक ट्रांजैक्शन अफेक्ट, बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो अफेक्ट करती है दो अकाउंट को, वो क्या करती है अफेक्ट करती है टू अकाउंट एट ए सेम टाइम, बोले तो बी। आगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द अमलगमेशन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है AS14। आगे, नेटवर्थ जो है बिजनेस की, उसका मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल एसेट में से अगर आप टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करते हो तो निकलती है नेटवर्थ। तो आंसर जो बनेगा 38 का वो क्या बनेगा आपका डी, टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। आगे, ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डू नॉट इंक्लूड, बोलता है ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उसमें क्या नहीं आता, मैक्सिमाइजेशन टोटल इन्वेस्टमेंट आती है क्या, नहीं सर ये इसका पार्ट नहीं है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ये इसका पार्ट है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स मैक्सिमाइज करना ये पार्ट है, सर्वाइवल ये पार्ट है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ये इसका पार्ट नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव लाइक प्रॉफिट अर्निंग, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, सर्वाइवल, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इंक्रीजिंग गुडविल, ये सब इसका पार्ट है, लेकिन मैक्सिमाइज करना टोटल इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है। आगे, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 परचेज कंसिडरेशन इज पेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो पीसी किसको पे होता है, देखो AS14 जो है वो है आपका अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, और वो ये बोलता है जब भी एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या करेगी एक्वायर करेगी तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को जो कुछ भी पेमेंट करती है उसको परचेज कंसिडरेशन बोला जाएगा। तो पेमेंट जो होती है वो किसको होती है, ओनली शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर में दोनों आएंगे, बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर भी प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी पेमेंट अगर की जाती है शेयर होल्डर को तो वो पार्ट होता है किसका, आपके परचेज कंसिडरेशन का। आगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू नो अबाउट द अकाउंटेंसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सही है। आगे, कैपिटल जो है बिजनेस की वो क्या है, बिजनेस की जो कैपिटल है, बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगी है वो बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, क्योंकि देखो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के लिए तो वो बिजनेस उसको बोलेगा कि मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है। लिखा हुआ है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बोले तो ओनर, ओनर जो भी पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए क्या है उसको बोलते हैं कैपिटल। इट इज लायबिलिटी, और ये जो कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया वो क्या लायबिलिटी है किसके लिए, बिजनेस के लिए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बात करते हैं, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या अलग अलग है। इट सेज दैट बिजनेस हैज सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर एंड एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम। आ गया गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट बोलता है अन अकाउंटिंग ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंड ओनर, ये बात एकदम क्या है
सही है। अकाउंटिंग के अंदर जो है वो बिजनेस और ओनर जो दोनों अलग क्या है, अलग अलग है, सही बात। फिर बोलता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड नॉट ऑन सब्जेक्टिविटी, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। बातें दोनों सही है लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो आंसर क्या, बी, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे मैचिंग करना आपको। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, इसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में। कैश सेल को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। रिटर्न इनवर्ड, जो हमने बेचा था वो वापस आया, बोलो सेल्स रिटर्न। एंड रिटर्न आउटवर्ड, वो क्या है, परचेज रिटर्न। तो आंसर जो बनेगा 44 का वो क्या बनेगा, सी। आगे बढ़े। अजम्पशन, कौन सी ऐसी अजम्पशन जो ये बोलती है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस, ये इसका मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रूडेंस। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो क्या बोलता है, फ्यूचर में होने वाले जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस है उनका आज ही सब ट्रीटमेंट कर लेना, लेकिन फ्यूचर में मिलने वाली जो इनकम है उनका ट्रीटमेंट जब तक वो रियलाइज ना हो तब तक आप मत कीजिएगा। आगे, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच, जिस साल वो कमाए गए हैं, इन विच द सेल इज मेड, जिस साल आपने सेल किया उसी साल आप लोग जो वो क्या करोगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। आगे, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाना, ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो है वो किसके ऊपर बेस है, तो ये है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस। क्योंकि कंजर्वेटिज्म यही बोलता है कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि कोई लॉस हो सकता है तो उसके लिए आज ही जो है प्रावधान कर लेना। आगे मैचिंग करना है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो वो क्या बोलता है कि बिजनेस जो है वो क्या है, अलग है किससे, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है ना। तो फर्स्ट का हो गया आपका 3, ठीक है। फिर बोलता है जी आपका ड्यूअल एस्पेक्ट, क्या बोलता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके ऊपर बेस होती है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो क्या बोलता है कि इवेंट या ट्रांजैक्शन को हम लोग जो ट्रांसलेट करेंगे मनी टर्म्स में। और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो बात करते हैं किसका, पास्ट इवेंट का। आगे, द बेसिस ऑफ द इनकम मेजरमेंट, इनकम मेजरमेंट का जो बेस है वो क्या है, वो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है, मैचिंग, जिसके अंदर हम करंट ईयर की इनकम को जो है, मतलब करंट ईयर की इनकम निकालने के लिए जो भी करंट ईयर में खर्चे किए गए उन सबको हम कंसीडर करते हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये तीनों जो है वो क्या अकाउंटिंग कन्वेंशन है। जबकि कन्वेंशन ऑफ एक्रूवल ये आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है ना। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और जो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है अकॉर्डिंग टू विच बोथ द क्रेडिट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन दोनों को जो है उस अकाउंट में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए भी कैश मिला चाहे नहीं मिला। मतलब करंट ईयर की जो भी आपके खर्चे, करंट ईयर की जो भी इनकम है, आप उनको जो है वो कैश और एक्रूवल दोनों बेसिस पे आप लोग जो है वो क्या करने वाले हो, रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपने इस साल जो है वो सेल करी है, एग्जांपल के लिए मान लो 50,000 की, और ये 50,000 की सेल में जो है वो 40,000 की सेल जो है ये तो हुई है कैश में, और जबकि 10,000 की सेल जो है ये हुई आपकी क्रेडिट में, और ये पैसा मिला मान लो अगले साल। तो इसकी रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि अगले साल आपने सेल इस साल कितनी करी, 50 की, तो 50 की 50 को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये थे अपने 50 क्वेश्चन जो हमने कवर किए आज के इस क्लास में। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और वो ये है कि बोलता है एवरी डेबिट शुड हैव इक्वल कोरस्पोंडिंग क्रेडिट, हर डेबिट का एक कोरस्पोंडिंग क्रेडिट भी है। आपको बताना ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट है, ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस एंटिटी है, ये रियलाइजेशन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस किए, एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के तौर पे दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे आपको आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कल हम एक नया वीडियो जो लेके आएंगे उसके अंदर अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। बाकी अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग पीजीटी का जो पेपर होने वाला उसके लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको जो है पीजीटी एचपीएससी पीजीटी का दोनों किताबें, बोले तो एक बुक है आपका बिजनेस स्टडी का और एक बुक है आपका अकाउंटिंग का, ये दोनों आपके होम एड्रेस पे हम लोग जो है प्रोवाइड करवाएंगे। बोले तो पूरा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपको मिलेगा, पूरे स्टडी मटेरियल का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पे उस ऐप के ऊपर आपको सारी की सारी वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, प्लस रिवीजन वीडियो मिलेगी, और प्रैक्टिस करने के प्रैक्टिस के एमसीक्यूज वो भी आपको मिलेंगे। जो किताबें हैं वो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस, वो तो आपके घर पे आएंगी, और जो एमसीक्यूज है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है ना। और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग जो वो कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है जी सर। चलो एक बार इतना करो, बाकी का टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।